जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार सफलता स्वधर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एसएससी जीडी का पेपर नज़दीक आ गया है। उसके उपलक्ष्य में हम सब प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आज हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट हम शुरू करने जा रहे हैं। और आइए देखते हैं पहला प्रैक्टिस सेट में। देखिए और जवाब दीजिए। सूर्य का पर्यायवाची है, इसमें से पूछा है पहला क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपको हम 1 मिनट देते हैं, आप पहले आंसर दीजिए। तो सूर्य का पर्यायवाची बताइए। शशि है, आदित्य है, तारक है, राकेश है। जैसा कि आप सबको पता है, शशि है चंद्रमा का पर्यायवाची। चंद्रमा का पर्यायवाची। राकेश भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। और शशि भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। आदित्य सूरज को कहते हैं, आदित्य सूर्य को कहते हैं, आदित्य कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, सूरज कहते हैं आदि। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का विलोम पूछा है। देखिए बताइए, लाभ का विलोम क्या होगा। लाभ का आय हो गया, नहीं होगा। सी वाला क्वेश्चन, फायदा ये भी नहीं होगा। लाभ का ये पर्यायवाची हो जाएगा फायदा। और लाभ का धन, ये भी नहीं होगा। लाभ का हानि, विलोम शब्द पूछा है तो लाभ का हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी को हमें कम ही मिनट में करना होता है, जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चन होता है एसएससी जीडी में। अब ये आया है, एक शब्द बताइए एक वाक्य के लिए। जो मरता नहीं है उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्षणिक कहते हैं कि मरणशील कहते हैं कि नश्वर कहते हैं कि अमर कहते हैं। जो व्यक्ति, क्षणिक उसे कहते हैं जो क्षण में नष्ट हो जाए, क्षण जो क्षण भर चलता हो उसे क्षणिक कहते हैं। जो मरने योग्य हो या मरणशील हो उसे मरणशील कहते हैं। नश्वर, जिसका नाश हो जाए उसे नश्वर कहते हैं। तो इसमें पूछा जो मरता नहीं है, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन है अमर। जो कभी नहीं मरता उसे अमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरा पूछा है, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का अर्थ बताइए आप सब। हंसना होता है कि रोना होता है कि डरना होता है या पराजित करना होता है। तो दांत खट्टे करने का अर्थ होता है पराजित करना, आप सबको पता होगा। विद्या धनालय का संधि, संधि बताइए। विद्या धनालय का संधि बताइए। पहले तो ये बताइए इसमें कौन सी संधि है, संधि कौन सी है इसमें। तो आइए देखते हैं। विद्या धन आलय, यहाँ का, यहाँ से आ जाएगा आ प्लस, यहाँ से आ जाएगा आ मिल के आ बनाते हैं। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है आ, इसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का आप जानते होंगे क्या कहते हैं, जैसे ई या ई, सेम अक्षर मिलकर उस अपना बड़ा बना लेते हैं। सेम अक्षर मिलकर अपना बड़ा बनाते हैं। ई मिलकर ई के साथ बड़ा बनाएंगे। जैसे ओ के साथ ओ प्लस ओ बड़ा ओ मिलकर बड़ा ओ बनाते हैं। छोटा ओ, ऐसे अ या आ प्लस आ
या अ मिलकर अपना बड़ा बनाते हैं, इसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें विद्या प्लस मिलकर इसका बड़ा हो जाएगा आ, दोनों का मिलकर हो जाएगा विद्यालय। कौन सा ऑप्शन है इसमें? विद्यालय। ये गलत है, इसमें दो ऑप्शन दे दिया है क्या? देख लीजिए, डी भी सही होगा और ए भी सही होगा, ए भी गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा का पुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र में कौन सा समास है बताइए? तो बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद और उत्तर पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। प्रथम पद प्लस उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रमौली शिव शंकर भगवान को कहते हैं। और उदाहरण बताइए बहुव्रीहि समास का। दशानन रावण को कहते हैं। और देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका उदाहरण बताइए आप सब। द्वंद्व समास को जैसे रात दिन, तत्पुरुष समास बताइए। तत्पुरुष समास वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका अंतिम पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, और इसमें कारक विभक्ति का लोप हो। कारक विभक्ति जानते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को, कारक विभक्ति का लोप हो, उत्तर पद प्रधान हो प्लस कारक विभक्ति का लोप हो, कारक विभक्ति का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका एक पद विशेषण हो, जिसका एक पद विशेषण हो, विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। राजा का पुत्र, जैसे अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने। राजा का पुत्र, इसमें पुत्र उत्तर पद प्रधान है और का कारक विभक्ति है, तो इसमें कौन कारक विभक्ति किसमें लोप होता है? तत्पुरुष समास में। तो ये आ गया तत्पुरुष समास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशुद्ध शब्द चुनिए, इसमें से अशुद्ध कौन सा है बताइए? विद्यालय है कि विद्यालय है कि अध्यापक है कि छात्र है? छात्र देखिए सही है, अध्यापक भी सही लिखा है, विद्यालय देखिए यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर आधा द रहेगा। अगर आधा द, ये ऑप्शन गलत है। यही पूछा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वाक्य चुनिए। वह पुस्तक पढ़ता है, राम स्कूल जाता है, मोहन बाजार को गया, सीता गीत गाती है। तो वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। राम स्कूल जाता है, ये भी सही है। मोहन बाजार को गया नहीं, मोहन बाजार गया होता है, यहाँ को की अशुद्धि है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नदी का तत्सम शब्द बताना है। बताइए नदी का तत्सम शब्द बताइए आप सब, यही सब आएगा जीडी में। ये नदिया शब्द तो नहीं होगा। नदी का तत्सम शब्द पूछा, तत्सम शब्द
संस्कृत से वो शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे लिए जाते हैं, लिए गए हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द उसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है। तो इसमें देख लीजिए, धार तो नहीं होगा, ये भी गलत है, और ये दरिया भी गलत है, नदियाँ भी गलत है। इस नदी का तत्सम शब्द सरिता होता है, सरिता मतलब नदी कहते हैं इसे। आइए देखते हैं, विद्या का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची मतलब सेम अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। इसमें अब बल मतलब होता है जोर लगाना, या बल का परिभाषा आप सब जानते ही होंगे। धन, धन का मतलब होता है द्रव्य भी होता है, इसका अगर आप पर्यायवाची देखें तो धर्म को आप जानते ही हैं। तो विद्या का मतलब ज्ञान जो होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन बी सही है। विद्या का पर्यायवाची ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। शीत का विलोम शब्द पूछा है। शीत मतलब होता है ठंडा, जैसे शीत एक सब कहते हैं शीतल मतलब भी ठंडा होता है। तो इसमें सर्द, सर्द मतलब भी ठंडा होता है, हिम मतलब भी ठंडा होता है, बर्फ होता है मतलब उससे ठंडा भी होता है, ये ठंडा भी है। इसका विलोम शब्द पूछा है, विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, तो इसका हो जाएगा गर्म, ये सही है, और ये सब गलत है। जो पढ़ने योग्य हो उसे क्या कहते हैं आप बताइए? दर्शनी कहते हैं कि श्रवणी कहते हैं कि लेखनी कहते हैं या पठनी कहते हैं? दर्शनी तो उसे कहते हैं जो देखने योग्य हो, देखने योग्य हो। श्रवणी उसे कहते हैं जो सुनने योग्य हो, सुनने योग्य, सुनने योग्य हो। लेखनी उसे कहते हैं जो लिखने योग्य हो, लिखने योग्य हो। जो पढ़ने योग्य हो उसे पठनी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ बताइए। मुहावरा है, इसमें बताना है काला अक्षर भैंस बराबर। आप सब जानते होंगे काला अक्षर भैंस बराबर का गांव में भी सब कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर हो, और उसका मतलब होता है अनपढ़, अनपढ़ होना, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना होना, उसे अनपढ़ कहते हैं। देव प्लस आलय का संधि होगी, पहले तो ये बताइए इसमें कौन सी संधि है? देव प्लस आलय, देव, अब देखते हैं, देव प्लस आलय, व में आ जाएगा व प्लस अ प्लस आ, यहाँ से आ जाएगा आ। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? अपना बड़ा बनाएंगे, मतलब दीर्घ हो जाएगा, हो जाएगा देवालय। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देवालय, पहला ऑप्शन सही है, और ये गलत है। देवालय हो गया, देवालय हो गया, दिव्यालय हो गया, ये सब गलत है, पहला ऑप्शन सही है। अब बताइए दिन दिन में कौन सा समास होता है? आपको अभी बताए हैं बहुब्रीहि समास होता है, जो तीसरे पद की ओर इशारा करे, दोनों पद मिलकर प्रथम पद और उत्तर पद तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण जैसे दशानन रावण को कहते हैं, पंचानन हनुमान जी को कहते हैं, सुग्रीव, सुग्रीव जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं, सुग्रीव को कहते हैं। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र जी को कहते हैं अजात शत्रु। तो अब कर्मधारा समास में जानते हैं जिसका एक पद विशेषण हो, जैसे चरण कमल, इसका उदाहरण है। द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो इसमें दिन और रात दोनों पद प्रधान है, प्रथम पद भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो गया। ये कौन सा हो गया? द्वंद्व समास। इसके उदाहरण दिन रात। और तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आपको अभी बताए हैं
कि तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान और कारक विभक्ति का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। आप देख लीजिए यहीं पे अगर आ गया दिन 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 तो ये हो गया तत्पुरुष द्वंद्व समास। अगर पूछ लिया रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, दिनों दिन, जहाँ संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है, जहाँ संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास को उसे कहते हैं वह जिसका प्रथम पद प्रधान हो और पद में उपसर्ग पाया जाए, उपसर्ग हो। इसमें आ गया ये सब आया जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, दिन रात में और रातों रात, दिनों दिन। तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, दिन रात में होगा तो द्वंद्व समास होगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। संविधान, 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 संविधानम। तो इसमें बताइए कौन सा, आप सब तो जानते ही होंगे, संविधान पढ़े होंगे। तो पहला शब्द है संविधान। शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है, अर्थ होता है समान, विधान का अर्थ होता है कानून। तो इसका भी ऑप्शन सही हो गया। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लगा है, मुझे भूख लगी था, मुझे भूख लगते हैं। तो पहले देखिए संज्ञा के अनुसार हमारी क्रिया आती है। तो इसमें देख लीजिए संज्ञा क्या है, भूख। अब ये है स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। यहाँ पर रही है, स्त्रीलिंग है। ये लगा है, लगी है, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, थी रहेगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मुझे भूख लग रही है। मुख का तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द तो बताएं आपको अभी, तद्भव किसे कहते हैं? वह शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में नहीं लिया गया है उसे संस्कृत शब्द तद्भव शब्द कहते हैं। जो सीधे सीधे लिया गया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत से वह शब्द जो आया है, जो बिगड़ा हुआ रूप, वह तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे अब इसमें बताइए मुख, मुख है, मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द बताना है। बताइए, मुख है तो वही शब्द दे दिया, ये नहीं होगा। मुखड़ा है, ये भी नहीं होगा। मुखिया है, ये भी नहीं होगा। मुख का तद्भव शब्द मुंह होता है। क्रोध का पर्यायवाची, क्रोध का पर्यायवाची बताइए। क्रोध का पर्यायवाची बताइए। दया तो होगा नहीं, प्रेम भी नहीं होगा, शांति भी नहीं होगा। रोष मतलब गुस्सा होता है, गुस्सा या क्रोध, गुस्सा या क्रोध। तो इसका पर्यायवाची हो गया ऑप्शन नंबर सी। सुंदर का विलोम बताइए। सुंदर का विलोम, सुंदर का विलोम बड़ा तो होगा नहीं, छोटा भी नहीं होगा। छोटा का विलोम हो जाए बड़ा, ये दोनों आपस में है। लंबा चौड़ा हो जाएगा इसका। सुंदर का विलोम होगा कुरूप, जो देखने में भद्दा लगे उसे कुरूप कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं, 20 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया, ये आंसर है। तो एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप एक क्वेश्चन बताइए, सैंधव किसकी पर्यायवाची है? सैंधव किसकी पर्यायवाची है?
इसे कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा। जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।